सभी मित्रों को नमस्कार। कृष्णा सोपती जी पर जारी इस एकाग्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस 11वीं कड़ी में हमारे साथ आदरणीय मृदुला गर्ग जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। नमस्कार, बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी शुक्रिया। मित्रों, मृदुला गर्ग जी को जब भी सुनते हैं या इनका लिखा जब भी पढ़ते हैं, एक खास प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे में आज कृष्णा सोपती जी पर इनको सुनना सचमुच एक रोचक अनुभव से गुजरना होगा। साथियों, आगे पीछे की पीढ़ियों के इन दोनों प्रतिनिधि रचनाकारों के साहित्यिक अवदान से हम भली भांति परिचित हैं। चाहे गल्प हो या संस्मरणात्मक लेखन, इनके रचाव की अचूक दृष्टि और विशिष्ट भाषाई अभिव्यक्ति के हम कायल हो जाते हैं। ऐसे में मृदुला गर्ग जी आज जिस तरह से सोपती जी के साथ की अपनी भेंटों की चर्चा करेंगी और उनसे जिन अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है उनकी बातचीत करेंगी, सचमुच उस कालखंड में जाना हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव से गुजरना होगा। साथियों, इसके पहले कि हम मृदुला जी को आमंत्रित करें, एक महत्वपूर्ण पुस्तक राजेंद्र यादव की आदमी की निगाह में औरत, इसमें उनका एक लेख है और वह लेख है सदी का औपन्यासिक अंत। अपने इस लेख में राजेंद्र यादव लिखते हैं, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग ने स्त्री के लिए जिस विरहत्तर दुनिया के दरवाजे खोले थे, वह भी कहीं न कहीं पुरुष क्षेत्र में हस्तक्षेप था और पुरुष के संरक्षण सम्मोहन के पार जाता था। और अपने इस आलेख में आगे राजेंद्र यादव राजी सेठ, नासिरा शर्मा, तस्लीमा नसरीन, ममता कालिया, जया जादवानी आदि के रचना जगत के बहाने कई कई तरह की बातें करते हैं और कई विमर्शों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। यह एक संदर्भ था इन दोनों रचनाकारों को लेकर, इसलिए इसे उद्धृत करना मुझे कुछ आवश्यक लगा। मैं आप सभी मित्रों की ओर से निवेदन करता हूं मृदुला जी से कि कृपया अपना वक्तव्य, अपना जो संस्मरणात्मक जो आलेख है, जो वक्तव्य है, जो संवाद है, उसे रखें। आदरणीय मृदुला गर्ग जी। शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों, जन सुलभ पुस्तकालय के सभी सदस्य और विशेष रूप से अर्पण कुमार जी, जिन्होंने बहुत जोर देकर, कठिन काम था, मुझे बुलाया यहाँ पर कि भाई आना ही है। आप जानते ही हैं कि साहित्य में हर 10 साल में पीढ़ी बदल जाती है, तो उस हिसाब से कृष्णा सोपती मेरे से पहले की पीढ़ी थी और 10 साल के करीब ही मुझसे वो बड़ी थी, 10-15 साल बड़ी थी। मगर कृष्णा सोपती की शख्सियत कुछ ऐसी थी कि कभी उन्हें कोई बुजुर्ग नहीं मान सकता था। बुढ़ापे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो कभी कभी मुझे शक होने लगता था कि मेरी उम्र कम है कि उनकी उम्र कम है, कि कौन सी पीढ़ी के मैं ज्यादा उम्र दराज हूं कि वे ज्यादा उम्र दराज है। मतलब कहते ना, अभी तो मैं जवान हूं, वो बिल्कुल कृष्णा सोपती पर चस्पा होता था। बाकी बात कहने से पहले इसी सिलसिले में मुझे एक वाकया याद आ गया है। एक बार हम दोनों कलकत्ते से दिल्ली आए हवाई जहाज से। तो दिल्ली के हवाई अड्डे पर जब मैं अपनी ट्रॉली लेके सामान लेने पहुंची, तो मैंने देखा कि बहुत तेज तेज चलकर कृष्णा सोपती ट्रॉली लेने जा रही है। तो मैंने उनसे कहा कि कृष्णा जी, इसी पर रख लीजिए, दो ही, एक आपका अटैची एक मेरा, और मैं इसको ट्रॉली को दरवाजे तक ले जाऊंगी। तो कह लगी, नहीं नहीं, मैं अपनी ट्रॉली लूंगी। और फिर वो ट्रॉली की तरफ चल गई। और उन दिनों
कभी कभी ऐसा हो जाता था कि हवाई अड्डे पर ट्रॉलियां कम होती थी। तो मैंने कहा अच्छा इतनी इनायत तो कीजिए कि आप ये ट्रॉली ले लीजिए और मैं दूसरी ले आती हूँ, और फिर हम दोनों दरवाजे की तरफ चले। तो फिर मैं ढूंढ ढांड कर एक और ट्रॉली लाई। तो वो इंतजार कर रही थी। तो मैं पहुंची तो कहने लगी कि मैंने सोचा कहीं आपको अटैची उठाने के लिए बेल्ट पर से मदद की जरूरत ना हो, इसलिए मैं रुकी रही। तो हंसकर उन्होंने कहा, हंसकर ही मैंने कहा कि वो तो बड़ा लाजवाब रहा था, अगर आप मेरी मदद करती अटैची उठवाने में। और मैंने कहा अगर आप यहाँ ना रही होती तो हो सकता है मैं किसी नौजवान से मदद मांग भी लेती, मगर अब मुश्किल है। तो खैर फिर हम दोनों दरवाजे की तरफ चले। तो मतलब एक उनके अंदर, और काफी उम्र थी उस समय उनकी, मगर ये था कि नहीं नहीं, तुम क्यों लाओगी मेरे लिए ट्रॉली, मैं खुद लाऊंगी। तो वो आखिर तक उनका बना रहा। हम जानते हैं कि आखिर में ऐसा वक्त भी आया जब उनको व्हील चेयर में होना पड़ा, मगर वो उतनी ही नफासत से कपड़े पहनती थी। उनका लिबास तो आप जानते ही एकदम अलहदा था और लोगों से। वो गरारा पहनती थी और अंता गरारा उन्होंने पहना, और कभी शोक कभी सूफियाना, मगर बिल्कुल अलग उनका एक लिबास था। गरारा और फिर पूरा ढका हुआ एक ढकी हुई ओढ़नी कहना चाहिए, जिसमें से उनका बस चेहरा दिखता था और उस पर भी वो काला चश्मा लगाए रखती। मगर इतना एक उम्रदराज औरत के लिए कहना मगर बिल्कुल वाजिब है कि बहुत ही सेक्सी थी। एक कामुकता थी उनकी पूरी शख्सियत में, उनके चेहरे मोहरे में, उनके बदन में, उनके लिबास में, उनकी आवाज में, उनके लेखन में। सेंशुअल जिसको कहते हैं, कामुक, कामुकता थी, बड़ी मुग्ध करने वाली कामुकता थी। मुझे याद है जैनीन जी ने एक बार कहा था कि कृष्णा सोपती के लेखन में सेक्स का जश्न होता है, मगर मुझे बात ठीक नहीं लगी थी। जश्न उनके यहाँ भाषा का होता था, वो भाषा का जश्न मनाती थी। और इसी पर मैंने एक लेख भी लिखा था, तरेड़ खाई केतली और स्त्रीत्व की भाषा। उसका संदर्भ मैं बतलाऊंगी अभी, मगर थोड़ा शुरू से शुरू करती हूँ। मैंने लिखना शुरू किया 1972 में। 1975 में मैंने अपना पहला उपन्यास लिखा, जो मैंने दिल्ली आकर लिखा। दिल्ली में मैं आ गई थी, मेरी रिहाइश दिल्ली की हो गई थी तब। तो जब मैंने, तब तक मैंने कृष्णा सोपती की अलहदगी के काफी किस्से सुन रखे थे यहाँ आने से पहले ही। जैसे कि वो अपनी मर्जी से अकेले रहीं, अफसर बनी, नौकरी की, लेखन में अपार प्रशंसा मिली जो उन्होंने निसंकोच स्वीकारी, मगर लेखन में उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। किसी भाषाई खटपट के चलते, जो उनका पहला उपन्यास था, जब वो उसको लेकर कुछ खटपट हुई प्रकाशक से, तो उन्होंने उपन्यास की पांडुलिपि उससे प्रकाशक से वापस ले ली। पहला उपन्यास था और अब बहुत बाद में अब जाकर वो छपा है। तो ये जो दास्तान थी कि इस तरह से उन्होंने अपना पहला उपन्यास प्रकाशक से वापस ले लिया, ये तो एक तरह की दंत कथा बन चुकी थी। वो बार बार दोहराई जाती थी और बिल्कुल एक दंत कथा की तरह हम उसको सुनते थे। तो इस शोहरत का, ये जो सब उनकी शोहरत के बारे में मैंने सुना था, उसका असर ये हुआ कि जब मैंने अपना पहला उपन्यास लिखा, तो जिस दिन वो खत्म हुआ तो मैंने फोन करके, अनजाने में, तब तक कृष्णा सोपती से कभी मिली नहीं थी, मैंने फोन किया उनको और फिर फोन से उनको बस ये खबर दी कि कृष्णा जी आज मैंने अपना पहला उपन्यास पूरा किया है। तो उन्होंने कहा बहुत मुबारक मौका है, बस इतना कहा। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, मगर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि जो उस पर आयोजन किया गया उसमें कृष्णा जी नहीं आए। और फिर मैं जब थोड़ा उनको और जानी, तो मेरी समझ में आया कि वो थी तो बहुत अलहदा, और
मगर उसके साथ और ये भी सही है कि उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया किसी किस्म का लेखन में। मगर ये भी मेरी समझ में आया कि उन्होंने जो कुछ भी किया खूब सोच विचार कर किया, एक सुनियोजित तरीके से किया, सोच समझ कर मित्र बनाए, आतिथ्य दिया, कम उम्र के लेखकों के सिर पर हाथ रखा और अपेक्षा की कि भरपूर भक्त भाव उनसे उनको मिलेगा, जो मिला। पर उसके साथ ही मुझे ऐसा लगा, जो भी मेरी उनके साथ हम बहुत करीब तो कभी नहीं हुए, हम बहुत आत्मीय कभी नहीं हुए, मगर जो भी हमारा मेल जोल हुआ उससे मुझे ये लगा कि अलग राय, पर्ख, नजरिया वो उन्हें बर्दाश्त नहीं था। आलोचना, विरोध, उसको वो माफ नहीं करते थे। उन्होंने जिस तरह अपना स्वाभिमान सहेजा और बचा कर रखा और उसको लेके वो बहुत ही जल्दी नाराज हो जाती थी, बहुत नाजो ख्याली थी उसके बारे में उनकी, वैसा उस तरह से उन्होंने दूसरों का स्वाभिमान नहीं सहेजा। बहुत जल्दी वो नाराज हो जाती थी। हाँ चंद्रकला जी, हो जाती थी। लोग उनके आतिथ्य की भी बहुत प्रशंसा करते थे, मगर मुझे उसका कभी अनुभव नहीं हुआ। खैर, मगर माँ उनकी बहुत लेखन की प्रशंसक थी और उनकी इज्जत करती थी, उनकी अलहदगी की भी इज्जत करती थी, मगर उससे मैं उस तरह से कहना चाहिए उनकी अलहदगी से कोई घबराती नहीं थी, या वो मेरे भीतर कोई भक्त भाव पैदा नहीं करता था। खैर, यूं ही चला, हम बहुत करीब बिल्कुल नहीं आए, मगर जब उनको मेरी जरूरत पड़ी, उन्होंने मेरी जरूरत महसूस की 1996 में, तब वो ऐसा वक्त था मेरे लिए अपनी निजी कारणों से कि मैंने उन दिनों कहीं आना जाना छोड़ रखा था। मगर एक दिन क्या हुआ कि साहित्य अकेडमी के जो सचिव उन दिनों सच्चिदानंदन जी थे, उनका मेरे पास फोन आया कि हम कृष्णा सोबती को साहित्य अकेडमी का फेलो बना रहे हैं और वो चाहती हैं, कृष्णा जी चाहती हैं कि उन पर आप बोले, मैं बोलूं। उन्हीं दिनों मेरा उपन्यास कटगुलाट छपा था और वो खासी चर्चा में भी था। मुझे काफी अचरज हुआ कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए वो कह रही हैं, क्योंकि उससे पहले 1980 में बहुत छोटी सी बात पर वो मुझसे नाराज हो गई थी। हुआ ये था कि उन्हीं दिनों उनका वो उपन्यास जिंदगी में नामा, बृहद उपन्यास, मैग्नम ओपस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उनका जिंदगी नामा बहुत ही चर्चित था और करीब करीब तय था कि उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले। मैंने तब तक उसको पढ़ा नहीं था, मगर पता नहीं किस मनहूस पल में मैंने एक किसी लेखक को, जिसका नाम मुझे याद नहीं है, उनसे मैंने जैनेन्द्र जी का जुमला कह दिया, उनके सामने दोहरा दिया। जैनेन्द्र जी तो फिर अपने किस्म के एक ही आदमी थे, वो क्या कहते थे, क्यों कहते थे, वही जाने। तो जैनेन्द्र जी ने कहा कि भाई मैं तो ये जिंदगी नामा पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसमें पंजाबी बहुत है। तो मैंने ये बात उनसे ऐसे ही मजाक मजाक में एक सज्जन से कह दी। अब मैं नहीं जानती थी कि हिंदी के लेखक भी पड़ोसियों की तरह बात इधर की उधर करने में यकीन रखते हैं। तो उन्होंने ये बात जाके कृष्णा जी के कानों में जो दी और मजा लूटने के लिए जैनेन्द्र जी की जगह मेरा नाम ले लिया कि मैंने ये कहा कि उसमें पंजाबी बहुत है। खैर, ये सब मुझे तो पता नहीं था। उसके बाद एक सम्मेलन में कृष्णा जी मिली, तो इत्तेफाक से मेरे हाथ में जिंदगी नामा था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अब इसे पढ़ने जा रही हूँ, अभी तक नहीं पढ़ा था। तो कृष्णा जी ने कुछ रुंधी सी आवाज में कहा, आप नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपके लिए इसमें पंजाबी बहुत है, उन्होंने कहा। और मैंने अचरज से देखा कि उनकी आंखें छलछला रही थी। और मेरे साथ ऐसा तब होता है जब मुझे बहुत जोर से गुस्सा आए।
मैं समझ रही थी कि कृष्णा जी गुस्से में है। तो मैंने, किसने कहा? मैंने कहा मैंने तो भी पढ़ा ही नहीं, तो मुझे कैसे मालूम होगा? तो खैर, मगर वो उसी तरह उनका चेहरा मोहरा बना रहा। मैंने मन में सोचा है कि अगर कोई मुझसे कहे कि आपकी कहानी में उर्दू बहुत है, तो मैं तो जरा भी नाराज ना हूं। पर कृष्णा जी बात बेबात नाराज होने के लिए काफी मशहूर थी। पता नहीं आप में से कितनों ने को इस बात का अनुभव हुआ है। बहुत लोगों को हुआ है, अमृता प्रीतम को तो खूब खूब हुआ, मगर वैसे भी होता रहता था लोग। खैर, ये तो 1980 की बात है और अब 1996 था, 16 साल बीत चुके। तो जब सच्चिदानंदन जी ने मुझसे कहा कि वो चाहती कि आप उन पर बोलें, तो मैंने बहुत खुशी से हामी भर दी और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि कृष्ण जी की तमाम किताबें मुझे भिजवा दें, इनायत करें। और अपने फितूरी दिमाग के चलते मैंने उनकी सारी किताबें पूरी की पूरी दोबारा पढ़ी, बहुत गहराई से। और अंततः जो मैंने लेख लिखा, उसका मैंने अभी जिक्र किया था, उसका शीर्षक था तरेड़ खाई केतली और स्त्रीत्व की भाषा। तरेड़ खाई केतली, इसके बारे में शायद आप लोग जानते हो, फ्लेवेयर का जुमला है। वो उन्होंने कहा था कि भाषा वो तरेड़ खाई केतली है जिस पर हम भालुओं को नचाने के लिए धुनें बजाते हैं और चाहते ये हैं कि आसमान के सितारे तक करुणा से पिघल जाएं। तो वही तरेड़ खाई हुई केतली और स्त्रीत्व की भाषा मैंने लिखा। उस लेख में भाषा के उत्सव के माध्यम से स्त्रीत्व की भाषा रचने की बात की गई थी। उत्सव मनाने का जिम्मा आप जानते ही हैं, ज्यादातर औरतों पर रहता है। अपने यहाँ जन्म और मृत्यु दोनों उत्सव हैं। बेपसंद का ब्याह या जबरदस्ती का ब्याह और पसंद का ऐलान दोनों उत्सव हैं। तो इस लेख के, इस आलेख के जो मैंने वहां पढ़ा, उसके दौरान जब मैंने कहा किसी संदर्भ में कि कृष्णा जी, आपकी केतली में कहीं लगता है कोई तरेड़ नहीं है, तो बहुत तालियां बजी। बिना ये समझे तालियां बजी इसलिए कि वो समझे ही नहीं कि उसका मतलब क्या था। मतलब तो ये था कि जब तक भाषा की केतली में तरेड़ ना आए, रचना हो ही नहीं सकती। और खैर, कुछ लोग जुमलेबाजी पसंद करते हैं, इसलिए तालियां बजी। कुछ लोग मानी समझने को ज्यादा मानी खेज मानते हैं। खैर, जो हुआ। अब मैंने एक बात और उस समय नोट की कि जो प्रचार की घोड़ी होती है, उस पर कृष्णा जी बहुत खूब डट कर सवारी कर रही थी। उन दिनों दूरदर्शन नन्हा बच्चा था, चला चला था। तो नन्हा दूरदर्शन और व्यास ऑल इंडिया रेडियो, लघु फिल्म बनाने वाले और टेढ़ी चाल चलने के लिए मशहूर पत्रकार, सबकी लगाम कृष्णा जी की पकड़ में थी और सब उनके बतलाए रास्ते पर सधे पांव चल रहे थे। उसके बाद में बहुत बार लेखकों, कलाकारों, विद्वानों को फेलो बनते देखा, मगर जैसा सरंजाम कृष्णा सोबती के फेलो बनने पर देखा था, वैसा फिर कभी नहीं देखा। खैर, अपने वक्तव्य में मैंने दो बातें कही। पहली, असली वारिस वो नहीं होता जो आपकी तरह लिखता है, बल्कि वो होता है जो आपकी तरह अपनी तरह लिखने को चुने। उस हिसाब से मैं आपकी असली वारिस हुई। दूसरी बात जो मैंने कही वो ये था, वो एक सवाल था जो मैंने कृष्णा जी से पूछा, पूछने की हिमाकत की कहना चाहिए। मैंने कहा, मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहा है कि मित्रों मरजानी में आप आखिर में मित्रों को लौटा क्यों लाए। ये सवाल मैंने पूछा। अब पता नहीं उस सवाल में क्या था कि कृष्णा जी हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि वो आपसी टकराव पर उतर आई। बिल्कुल एक पोंगापंथी पड़ोसिन की तरह उन्होंने कहने लगी, आपके जमाने में होता होगा,
हमारे जमाने में नहीं। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ, वो इस तरह कह रही थी। अब जमाने का क्या चाल डाले, जब बात मित्रों की हो और आप ही ने हुजूर कृष्णा जी को, मैंने कहा नहीं, मन में सोचा, आप ही ने हुजूर, हमने नहीं, मित्रों को जमाने से अलग एक अलहदा औरत बनाकर पेश किया है मित्रों मरजानी में। खैर, ये बात हो गई। पहले एक नाराजगी 1980 में हुई थी, ये 1996 में एक नई नाराजगी हुई कहना चाहिए। वहां पर ये खुशनुमा बात ये हुई कि मेरा जो वक्तव्य था वो बाकी लोगों को तो खैर पसंद आया नहीं आया जो हुआ, निर्मला जैन जी को बहुत पसंद आया, जो बहुत मुझसे मुतासिर नहीं रहती थी। उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने बहुत मुक्त मुक्त कंठ से उसकी सराहना भी की। तो मैंने उनसे कहा कि कृष्णा जी से भी कहिएगा कि उसमें नाराज होने लायक कुछ नहीं था। बहुत ही अचरज से निर्मला जी ने कहा, वो खुश नहीं है। फिर हंस के बोली, अरे वो तो उनकी अदा है। मैंने कहा, लो साहब, हम जान से गए, उनकी अदा हो गई। खैर, ये तो किस्सा निपटा। अब बतलाती हूँ कि मेरा और मंजुल का, मतलब हम करीब करीब, मंजुल मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत और मैं, उसकी इंतकाल, जब तक उसका इंतकाल न हुआ, हम हर जगह साथ ही जाते थे। तो कभी कभी किसी सेमिनार में मैं और मंजुल आईआईसी के लाउंज में कृष्णा जी के साथ बैठ लिया करते थे और खूब गपशप होती थी और बहुत बढ़िया गपशप होती थी, पर कोई अहम मसला निशाने पर नहीं रहता था। बस एक बार हुआ ये कि साहित्य अकेदमी के उन दिनों जो सचिव थे इंद्रनाथ चौधरी, आप सभी जानते होंगे उनको, उनके साथ किसी ने कुछ बदतमीजी कर दी, तो उसके खिलाफ एक ज्ञापन दिया जाना था और उस पर कृष्णा सोबती जी लोगों से दस्तखत करवा रही थी। बहुत लोग करवा रहे थे मगर उसमें कृष्णा सोबती भी करवा रही थी लेखकों से। और मंजुल और मुझसे उन्होंने कहा तो हमने बखुशी उस पर दस्तखत कर दिए। फिर 2-1 दिन बाद कृष्णा जी का मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि जब मैंने वो सूची कमलेश्वर को दिखलाई तो वे बोले, इसमें नामचीन लेखक तो कोई है नहीं। तो कमलेश्वर तो आपको और मंजुल को लेखिका ही नहीं मानते। और ये कहकर वो जरा तंज से हंसी। मालूम नहीं उनकी मुराद क्या थी, मगर मैं कह कहा लगा गई। मैंने कहा, मर्जी उनकी, हम ही कौन उनको लेखिका मानते हैं। तो कृष्णा जी को ये मेरा मलंगपन वो खास रास नहीं आया। मुद्दत बाद असल मुद्दा समझ में आया और वाकई वो कह कहा लगाने लायक था। बात ये थी कि जिसने बदतमीजी की थी वो वामपंथी था, तो फर्ज अदायगी के लिए कमलेश्वर जी उसका बचाव कर रहे थे। मैंने और मंजुल ने कहा कि सानू की उनकी मर्जी करें, पर एक बात जरूर हमारी समझ में आई कि जहां तक कृष्णा जी का सवाल था, वो हिंदी की राजनीति में हिस्सा लेने और लेखकों के बीच थोड़ा रस्साकशी करवाने से परहेज नहीं करती थी। यकीन न भी करती हूँ मगर कम से कम परहेज नहीं करती थी। तो आप समझ सकते हैं जो मैंने कहा है उससे कि हमारा रिश्ते में जरा घालमेल थी कृष्णा जी और मेरे। कभी वो नाराज हो जाती थी, कभी खुश हो जाती थी, उसी तरह चलता था। 1980 में जब जिंदगी नामा को लेकर उनके साथ मेरी रुसवाई हुई थी, तो उन्हीं दिनों एक और मजेदार किस्सा हुआ था। आईआईटी दिल्ली में एक वैकल्पिक विषय है हिंदी साहित्य, तो कुछ थोड़े से सिरफिरे लड़के वो पढ़ते हैं। तो उन दिनों उस साल मेरा उपन्यास अनित्य वहां पढ़ाया जाता था
उससे पहले वाले साल में जिंदगी नामा पढ़ाया गया था। और उनका कायदा ये था कि एक दिन वो लेखक को बुलाते थे और छात्रों से सवाल जवाब होता था। सवाल पूछते थे छात्र और जवाब देता था लेखक बेचारा। तो मुझे वहां बुलाया गया। मैं पहुंची तो आयोजक ने एक बड़ी अजीब और गरीब बात कही। उन्होंने कहा कि हमने सब छात्रों को हिदायत दे दी है कि वो सिर्फ अनित्य तक अपने सवाल महदूद रखें, चितकोबरा का जिक्र ना करें। मैंने कहा, अरे ये जुल्म क्यों बंदा परवर? बोले, पिछले साल जिंदगी नामा पर बात करने के लिए कृष्णा सोक्ति आई थी। एक लड़के ने मित्रों पर सवाल दाग दिया तो वो रोने लगी। मैंने कहा, हुजूर आला खातिर जमा रखें, मैं रोऊंगी नहीं। अलबत्ता बच्चे नहीं रोएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती। और फिर मैंने बच्चों से कहा कि आप चितकोबरा पर जरूर सवाल करें। तो एकदम से कई हाथ खड़े हो गए। तो आयोजक ने डांट कर कहा कि नहीं, पहले अनित्य पर बात करो। तो कोई 45 मिनट अनित्य पर बातचीत चली। और ये ज़हीन लोग थे, ज़हीन बालक थे, IIT के बालक थे। तो जब बातचीत चल पड़ी तो खासी गहराई में जाकर चलती रही। पर फिर भी लगा मुझे ये कि भीतर भीतर कुछ कसमसा रहा है उनके मन में, मजा नहीं आ रहा है उनको अनित्य। तो जैसे ही मंच से इति हुई, क्लास में घमासान छिड़ गया, चितकोबरा पर बात होने लगी। तो एक लड़का बोला, कच्ची उम्र के लड़कों के लिए चितकोबरा बहुत हानिदायक है। मैंने कहा, कच्ची उम्र? किस कच्ची उम्र के? तो जवाब मिला, जैसे हम। मैंने कहा, भाई क्या उम्र है आपकी? जवाब मिला, 23 साल। मैंने कहा, आपकी कच्ची उम्र है? 23 साल कच्ची उम्र होती है? मेरा सचमुच पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैंने कहा, 23 की उम्र में भगत सिंह को फांसी हो गई थी। आपने नहीं पढ़ा क्या नित्य में? बोलो। तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, क्यों सांप सूंघ गया भाई? बोले, हाँ हो गई थी। मैंने कहा, आप ये बतलाइए कि आपने किन किन आंदोलनों में हिस्सा लिया? 1975 में आप जेल गए थे आपातकाल के दौरान? क्यों नहीं गए थे भाई? आपके प्रोफेसर तो गए थे। प्रोफेसर साहब, इनकी उम्र कब पक्की करवा रहे हैं? जेल जाए बिना तो मुमकिन है नहीं। मैं एक के बाद एक सवाल दागती चली गई। प्रोफेसर साहब ने दूसरे लड़के को इशारा किया, भाई अब तुम बोलो। तो वो बोला, मैं सिर्फ 19 साल का हूं, चितकोबरा पढ़ने से गंदे ख्याल आते हैं मन में। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तकिए के नीचे छिपाकर जो पीला साहित्य पढ़ते हो उसे पढ़कर ख्याल दुरुस्त कर लिया करो। तो सब लड़के हंसने लगे। उसने ना में सिर हिलाया जरूर, मगर उन्होंने हाँ में हिला दिया कि हाँ रखते तो हैं तकिए के नीचे पीला साहित्य। मैंने कहा, देखो कोई ढंग का सवाल हो तो करो, वरना गंदे ख्याल विस्तार से सबको सुनाओ। तो वो चुप रहा। फिर मैंने दूसरे लड़के की तरफ उंगली घुमाई, क्योंकि वो मुझे कुछ औरों से फर्क लग रहा था। मैंने कहा, भाई तुम बोलो। उसने खड़े होकर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा, एक तरफ प्रेमी और प्रेयसी के बीच प्रेम का अमूर्त वर्णन है, दूसरी तरफ पति पत्नी के बीच नसों को तिड़काने वाला मूर्त और यथार्थ वर्णन है। ऐसा क्यों है? मैंने सवाल सुना। बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने कहा, तुम कौन हो भाई? IIT में क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों चले आए? अरे जवाब तो तुम्हें मालूम है, तुम ही बतलाओ। तो उसने बतलाया, कहा, एक तरफ, दोनों तरफ तरंगित मन से किया गया प्रेम है, जिसे दृश्य में तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ केवल देह का मिलन है, ऑर्गेज्म है, विरेचन नहीं है। मैंने कहा, एकदम सही भाई। अब इसी को एक औरत की नजर से देखो। हिंदुस्तानी औरत जो अजनबी से ब्याही गई, ब्याही जाती, भला आदमी है, शायद महान भी हो, पर उम्दा इंसान और पत्नी के लिए पति, ये दो अलग शय हैं।
वो इसकी इज्जत करती है, फर्ज निभाती है, बच्चे पैदा करती है, परिवार घर बार सुचारू ढंग से चलाती है, पर प्यार नहीं करती। अगर पति को पता न चलता और वो आना कैरेनिना के पति की तरह सोचता रहता कि आना उसी से प्यार करती है, पत्नी है, उसी से प्यार करती है, तो शायद इतना दर्द न होता, या दर्द इतना नाकाबिले बर्दाश्त न होता। पर दुर्भाग्य, पति जानता है कि प्यार नहीं करती, फिर भी पतित्व जतलाता है। औरत सोचती है, मन ही मन बार बार अपने से कहती है कि दूसरे से प्रेम करने के लिए पश्चाताप होना चाहिए, पर पश्चाताप होता नहीं। क्या करें, नहीं होता, कतई नहीं होता। फिर भी विवाह नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता विवाह? क्योंकि बच्चों को पालना है, और बच्चों से पालने के लिए विवाह से ज्यादा बढ़िया तरीका और कोई नहीं होता। क्या सोचा तुमने? फिर पूछा मैंने उनसे। मैंने कहा, बेटों, अब भी गंदे ख्याल आ रहे हैं क्या, या नहीं आ रहे? तो एक लड़के ने आखिर कुछ टूटी सी आवाज में, रुंधी सी आवाज में कहा, नहीं आ रहे। खैर, उसके बाद प्रोफेसर साहब ने कहा, बस अब 1 घंटा हो गया और आपके आभारी हैं वगैरह वगैरह, यानी पटाक्षे। जब बाहर निकले तो मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा, मैंने कहा, एक बात बताइए, सोबती जी ठीक किस बिंदु पर रोई थी? अब आपके लिए इतनी जिल्लत सही है तो इतना तो बतला दीजिए। वो कहने लगे, क्या जिल्लत सही है, आप तो मजे ले रही थी। मैंने कहा, मजे ले रही थी? वो 23 साल का लड़का अपने को कच्ची उम्र का बतला रहा था। मेरा मन कर रहा था कि 50 साल की अनुभवी स्त्री से वहीं के वहीं उसके फेरे फिरवा दूं। तो वो हंसने लगे, कहने लगे कि कहा उन्होंने कि सोबती जी तो ये पूछने पर रोती थी कि मित्रों की छातियों में क्या खास बात थी। मैंने कहा, बतलाया नहीं उन्होंने, बतलाया नहीं क्या थी। दरअसल मित्रों मरजानी, आप लोगों ने, आप जानते होंगे कि वो नाटक हुआ था, शिवानी शिवपुरी, हिमानी शिवपुरी ने उस पर मित्रों की भूमिका की थी। शायद वो आपके प्रोग्राम में होकर गई हैं, बोल कर गई हैं। और उसमें वो बाकायदा एक दृश्य में मित्रों कहती है कि ऐसी छातियां आपने कहीं देखी हैं, और अपनी जेठानी से कहती। और कृष्णा जी करीब रोज, अजीब सी बात थी कि वो नाटक उनका था और हो रहा था, मगर वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, रोजाना उसे देखने आती थी। बहुत अच्छा हुआ था नाटक, बहुत ज्यादा दिलचस्प हुआ था, बहुत प्रभावशाली था। खैर, मगर लड़कों ने जब ये पूछा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। मेरा हमेशा से ख्याल रहा है कि मित्रों मरजानी को लेकर उनके भीतर कुछ दुविधा का भाव था, क्योंकि एक बार और एक आयोजन हुआ, एक पुस्तक छपी सदी के बेहतरीन उपन्यासों पर, तो कृष्णा सोबती का मित्रों मरजानी उसमें लिया गया। शायद मैनेजर पांडे चयनकर्ताओं में से एक थे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये बात बतलाई थी। तो कृष्णा जी नाराज हो गई, कहने लगी, आपने मित्रों मरजानी को क्यों लिया, अपने जिंदगी नामा को क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने कहा, भाई बहुत, मित्रों मरजानी बहुत ज्यादा चर्चित उपन्यास है, बार बार उसकी बात होती है, तो इसलिए उसे लिया हमने। तो मगर कृष्णा जी नाराज हो गई। अब उन्हीं की पुस्तक को लिया जाए, फिर भी वो नाराज हो जाए, तो मेरे मन में ये मुझे लगता है कि कहीं उनके मन में मित्रों को लेकर वही शंका थी, जो शंका मैंने जाहिर कर दी, जिसका समाधान मैंने मांग लिया कि आप उसे लौटा क्यों लाई, और जिससे वो नाराज हो गई। कि जब हमारे मन में कोई शंका होती है और हमें लगता है कि किसी और के मन में भी वही शंका है, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम अपने को समझाना चाहते हैं कि वो गलत है, हम तो सही हैं, हम तो गलत हो नहीं सकते, तो वही गलत है। खैर, वही मैं सोच रही हूँ, तब भी सोचा मैंने कि उसको क्या बतलाती, उन लड़कों को क्या बतलाती, जब 16 बरस बाद 1996 में उन्होंने मुझे ही नहीं बतलाया, हमें ही नहीं बतलाया कि आखिर वो मित्रों
लौट क्यों आई, या कहना चाहिए कि सोबती जी ने उसे लौटा क्यों लाई, सोबती जी उसे लौटा क्यों लाई। ये सब जो बातें थी, जितनी भी बातें मेरे मन में उठ रही थी, वो एक बार में, वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, 5 साल बाद 2001 में ये तमाम बातें मेरे दिमाग से बिल्कुल गायब हो गई। वो हुआ ये कि 2001 में मंजुल भगत की कहानी संग्रह अंतिम बयान पर का लोकार्पण किया भारतीय ज्ञानपीठ ने, और इस लोकार्पण पर मेरे मुंह ज़बानी बुलावे पर कृष्णा सोबती वहां आई, जो तस्दीक कर रहा था इस बात की कि वो अलहदा थी और लोगों से। हुआ दरअसल ये था कि जो अपनी बहन मंजुल भगत जी थी, उन्हें पता नहीं क्या सूझी कि कुल 12 कहानियां लिखकर और बाज़ाब्ता पत्रिकाओं को भेजकर वो 1998 में 31 जनवरी के दिन हंस पत्रिका के जश्न के दौरान इंतकाल फरमा गए। उनमें से जो पहली कहानी रौनक थी, वो हंस की उसी अंक में छपी जो जिस दिन उनका इंतकाल हुआ था, उसी दिन वो पत्रिका हंस के जश्न में बांटी गई थी। और बाकी की जो कहानियां थी, 11 कहानियां और थी, वो भी रफ्ता रफ्ता पर खरामा नहीं बाकी पत्रिकाओं में छप गई। उसी साल, एक ही साल में वो 12 की 12 कहानियां छप गई। कुछ लेखिकाओं ने कहा भी कि भाई जब बंदा ही नहीं रहा तो उसकी कहानियां छापने की इतनी क्या जल्दी पड़ी। और खैर, अब संपादकों को कौन समझाए, उनकी मर्जी, उन्होंने छाप दी। और 2001 तक ये तय पाया गया कि अंतिम बयान के नाम से एक कहानी संग्रह भारतीय ज्ञानपीठ छापेगा और उसका लोकार्पण। अंतिम बयान से आप चौंके मत, उसमें कुछ नाटकीय नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु के बाद का अंतिम बयान नहीं था, वो एक कहानी थी उसमें जिसका नाम ही अंतिम बयान। तो वो भी वो हुजूर खुद ही लिखकर अपने इंतकाल से पहले वो भी दे गई थी संपादक को छापने के लिए। तो ये, और फिर भारतीय ज्ञानपीठ ने तय किया कि उसका जो लोकार्पण होगा वो मंजुल के जन्मदिन पर 22 जून उनका जन्मदिन था, तो 22 जून और 2001 में होना था। 22 जून 2001 को उसका लोकार्पण हुआ। निर्मला जैन जी ने बहुत ही तत्परता से उसकी भूमिका लिखी इस अंतिम बयान की, और उसको लोकार्पित करने के लिए भी वो राजी हो गई। अब अध्यक्ष खोजने में हमें जरा मुश्किल आई, क्योंकि अब मंजुल को भी इतनी गर्मी के दिन ही पैदा होना था, तो अब 22 जून को कोई जरा उम्र दराज लेखक घर से निकलकर त्रिवेणी तक आने के लिए राजी नहीं हो रहा था। कुछ मुश्किल आई, मगर खैर अंततः मैनेजर पांडे जी अध्यक्ष हुए, बड़ी कृपा की उन्होंने हम पर। और अर्चना वर्मा जो आलोचक हैं, वो मंजुल की काफी मित्र थी, काफी गहरी दोस्त थी, वो वक्ता हुई। अच्छा, उन दिनों हुआ क्या, असल में ये जो कार्यक्रम था उसमें फिर ये हुआ कि रौनक कहानी का पाठ किया जाए, और अपने इंतकाल से कुछ महीने पहले मंजुल ने खुद इसका कहानी का पाठ किया था। अब वो तो थी नहीं, तो मुझसे कहा गया कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं उसका पाठ करूं, तो काफी मुश्किल काम था। अब उसमें कुछ दिन तो मुझसे ज्यादा भारतीय ज्ञानपीठ के जो निदेशक थे दिनेश मिश्र जी, उनका तलफ्फुज की पड़ताल करने में लग गए काफी दिन, क्योंकि मंजुल ने जो तलफ्फुज दिया था वो किसी ने उस पर एतराज कर लिया, किसी इल्मी जबान दराज ने कहना चाहिए, उस पर एतराज किया, तो इसलिए उस तलफ्फुज की जरा पड़ताल करनी पड़ी। मगर फिर 2-3 मौलवियों की सलाह से तय हुआ कि मंजुल सही थी और वो बाकी जो दूसरे इल्मी थे वो गलत थे।
तो फिर वो तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल किया गया। तो इसमें कुछ दिन लग गए और उसमें कुछ ऐसी मसरूफ़ियत बनी कि मुझे ये पूछना याद नहीं रहा दिनेश मिश्र जी से कि कृष्णा सूक्ति आ रही है ना? मतलब इसकी तस्दीक मैंने नहीं कर पाई। जब मैंने पूछा आखिर दिनेश जी से, तो वो बोले कि वो तो हमारे बुलाने से आती नहीं है, कोई नाराज़गी है हमसे, तो इसलिए हमने नहीं बुलाया। हमने कहा ये क्या तर्क हुआ? तो मैंने कहा ये तो बड़ा गलत हो गया। तो मैंने किया क्या कि मैंने सीधा कृष्णा जी को फ़ोन लगाया और मैंने उनसे कहा कि मंजुल भगत को श्रद्धांजलि देते हुए उनके कहानी संग्रह अंतिम बयान का लोकार्पण भारतीय ज्ञानपीठ उनके जन्मदिन 22 जून को कर रहा है। संग्रह की तमाम कहानियाँ उनके इंतकाल के बाद छपी हैं और आपको दावतनामा तो मिल ही गया होगा। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप ज़रूर आएँ, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। बाकी सब तो होगा ही जो होता है लोकार्पण में, मगर मैं उनकी कहानी रौनक का पाठ करूँ। और अगर दावतनामा न मिला हो, अगर निमंत्रण न मिला हो, तो मैं कहना चाहती थी मैं भिजवा दूँ। तो उन्होंने कहा अरे खाक डालिए निमंत्रण पर, आप वक़्त बतलाइए, मैं ज़रूर हाज़िर हूँ। न दिनेश मिश्र ने इस पर यकीन किया और न कृष्णा जी की दोस्त निर्मला जैन ने। हाँ, आइए कृष्णा सोबती, निर्मला जी ने कहा। और ये यहाँ तक हुआ कि किसी को क्योंकि यकीन नहीं था कि वो आएँगी, तो मंच पर उनके लिए कुर्सी भी नहीं रखवाई गई। अब 5 बजा चाहते थे कि अन्य मंच जीवियों के साथ निहायत सूफियाने रंग का गरारा पहने कृष्णा सोबती तशरीफ लाई। आखिर मौत और पैदाइश का एक साथ उत्सव हो रहा था। अब जो अफरा-तफरी मची, तौबा! मंच पर जो कुर्सी मौजूद थी, उस पर उन्हें रौनक अफरोज़ कराया गया। अध्यक्ष के लिए एक और अन्य कुर्सी ठूंसी गई। किस्मत से अध्यक्ष जी गरारा नहीं पहने थे, सो फिट हो गए। प्रोग्राम शुरू हुआ। निर्मला जी ने लोकार्पण किया और बतौर वक्तव्य उन्होंने अपनी जो उन्होंने भूमिका लिखी थी उसमें वही पढ़ी। जैसे ही वो खत्म हुआ निर्मला जी का पाठ, कृष्ण सोबती जी ने कहा अगर एतराज न हो तो मृदुला सबसे पहले आप रौनक कहानी का पाठ कीजिए। अब मृदुला को क्या एतराज होना था और दूसरे किसी की हिम्मत क्या थी एतराज करने की। तो मैंने पाठ किया और मुझे अब तक वो क्षण पल याद है अच्छी तरह जब मैंने रौनक का पाठ किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मंजुल मुझ पर सवारी कर रही है, क्योंकि मेरी उतनी लियाकत तो नहीं थी मंजुल जितनी, मगर पाठ कहानी का ठीक-ठाक हो गया। हॉल खचाखच भरा था। देवेंद्र राज अंकुर अनारों की तमाम रंग मंडली के साथ मौजूद थे। आखिर अनारों के उन्होंने 100 शो किए थे। और फिर जितने भी आप मानिए लेखक, पत्रकार, दूरदर्शन कार्यकर्ता, ढेरों मंजुल के मुरीद सब मौजूद थे। मेरा ख्याल था कि मेरा पाठ शायद उन्होंने इसीलिए कहा हो गया कि आप पहले पाठ कीजिए कि मेरे पाठ के बाद शायद सोबती जी चली जाएंगी। निर्मला जी ने भी अपने खास अंदाज में मुझे इशारा किया कि आप सोबती जी चली आएंगी, पर वे तशरीफ फरमा रही। बाकी लोग बोल लिए तो मैनेजर पांडे के अध्यक्ष भाषण से पहले मैंने माइक पर कब्जा किया और सोबती जी से दरख्वास्त की कि कृष्णा जी आप कुछ फरमाएं, हम ममनून होंगे। जरूर, उन्होंने कहा और उठकर माइक पर आ गई और बोलना शुरू किया। क्या बोली थी कृष्णा जी। सबसे पहले तो उन्होंने बहुत ही सकील आवाज में दिनेश मिश्र से पूछा, कहानी पाठ रिकॉर्ड तो किया है ना?
अब दिनेश मिश्र जवाब में वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, आगे से ख्याल रखिएगा, एक नायाब कहानी, उसका उतना ही नायाब पाठ, और रिकॉर्ड तक न हुआ। उसके बाद मंजुल पर, कहानी पर, साहित्य पर, प्रकाशक की भूमिका पर जो वो जमकर बोली, तो ये मानिए कि मैनेजर पांडे जी तो बस श्राद्ध भर करने को रह गए, बाकी सब तो कृष्णा जी ने बोल लिया। तो ये थी वो कृष्णा सोबती जो उन्हें होना चाहिए था, और जो तब तक मुझे मिली ना थी, उस दिन मिली, जिसके लिए वो मशहूर तो बहुत थी, मगर मैंने अपने आप उसका अनुभव नहीं किया था। उसके बाद मैंने उनकी ए लड़की पर, जो मेरी नजर में उनकी सबसे उम्दा कृति है, शिद्दत से आलेख लिखा। बदकिस्मती से वो गगनांचल में छपा, जिसकी प्रति मुझे ही नहीं मिली, तो बाकी रुतबेदारों की क्या कहूं। लिखा तुरंत फुरत था, क्योंकि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने मुझे कहा था कि एक किताब जो बिल्कुल छपने को प्रस्तुत है, उसमें आपका लेख चाहिए, तो आप दीजिए, और आपने दिया और छपा। मगर किन्हीं कारणों से वो प्रकाशन टल गया, पुस्तक नहीं छपी। और अपने उच्च संस्थानों के, जैसे कायदा है उच्च संस्थानों का, उसके मुताबिक कई बरसों तक मुझे पता ही नहीं चला कि किताब छपी नहीं है, यानी अज्ञात अज्ञात रहा, किसी ने पढ़ा नहीं, किसी को पता नहीं चला। सिर्फ एक इंसान मुझे याद आ रहे हैं, कवि लेखक आलोचक ध्रुव शुक्ल, जिन्होंने वो पढ़ा था, पता नहीं कैसे जुगाड़ कर, और उन्होंने उसकी कुछ प्रशंसा भी की थी मुझसे। मगर उसकी मैंने बाद में, तो खैर वो गगनांचल में छपा, तो उसकी एक वानगी ए लड़की पर जो मैंने लिखा था, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि दरअसल वो कृष्णा जी उसमें मौजूद हैं, उस लड़की में कृष्णा जी हरदम मौजूद हैं। मनुष्य नाम का प्राणी दो सूरतों में वाचाल होता है, मर्द हो या औरत। ये मैं पढ़ रही हूँ उसमें से, ए लड़की में जो मैंने लिखा था। मनुष्य नाम का प्राणी दो सूरतों में वाचाल होता है, मर्द हो या औरत, या तब जब वो कुछ महसूस नहीं करता, या तब जब वो नहीं चाहता कि लोग जाने वो कितनी शिद्दत से महसूस कर, या तो तब जब वो महसूस करता ही नहीं, या तब जब वो नहीं चाहता कि आप जाने वो कितनी शिद्दत से महसूस कर रहा है। कृष्णा को सोबती के कथा साहित्य में ये दोनों प्रकार की वाचालता भरपूर अभिव्यक्त हुई है। जो सचमुच महसूस करता है, वो अपने एहसास को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों को नाकाफी पाता है और चुप हो जाता है। जैसे सोबती की कहानी ए लड़की की किरदार लड़की होती है, उसके विपरीत उसी कहानी में लड़की की माँ खूब खूब वाचाल है। सुगढ़ गृहिणी का लंबा कर्मकांडी जीवन बिताकर बड़ी उम्र पाई औरतें वाचाल होती ही हैं, पर उनकी वाचालता एक विडंबना समेटे रहती है। आम मध्य वर्ग के गृहिणियों में अपनी उपलब्धियों को लेकर जो वाचाल अहंकार दिखता है, वो वास्तविक नहीं होता, नाटक होता है। उसका उद्भव सीमित किए गए व्यक्तित्व बोध से होता है, साया सीमित व्यक्तित्व बोध से होता है, पूर्णता बोध से नहीं। इसीलिए तो इतना वाचाल होता है। ए लड़की की मरणासन माँ औरों के साथ खुद को यकीन दिलाना चाहती है कि उसने केवल मेहनत कश ही नहीं, बेहद सार्थक जीवन जिया है, भले किसी पुरुष के शासन के अंतर्गत जिया। भारतीय स्त्री के जीवन की विडंबना उसके लंबे संभाषण में खुद ब खुद उजागर होती चलती है।
कहीं वो मन में छुपी लालसाओं को अजाने शब्द दे जाती है। जैसे इन अल्फाज से, चाहती थी पहाड़ों की चोटियां चढ़ूं, शिखरों पर पहुंचूं, पर ये बात घर की दिनचर्या से नहीं जुड़ती। तुम्हारे पिताजी को न कुछ भी देर से चाहिए था, न जल्दी, सो आप ही घड़ी बनी रही। इस परिवार को मैंने घड़ी मुताबिक चलाया, पर अपना निज का कोई काम न सवारा। इस बात का बहुत कष्ट है मुझे। तो फौरन एक दूसरा मुहावरा बोलकर अपने कहे को वो निरस्त कर देती है। जैसे मां बनकर स्त्री तीनों काल जी लेती है। वाकई, क्या वाकई? उसके लिए भले सही हो, पर सबके लिए वो दावा कैसे कर सकती? और सही तो उसके लिए भी नहीं कर सकती दावा, पर करती है, क्योंकि वो चाहती है कि लड़की उन पर यकीन करे और यकीन करके अपना घर बसा ले। इसी जिद के भीतर से मुहावरों का जन्म होता है। दर्द देती दुनियादारी को रसीला बनाकर आपके सामने पेश करने के लिए मुहावरे बेहतरीन हथियार हैं। मगर ये लड़की की मां दूसरे स्त्री पात्रों से भिन्न है, क्योंकि वो सदियों से चले आ रहे मुहावरों का पुनर्वाचन नहीं करती, वो अपने मुहावरे खुद इजाद करती। ये बहुत बड़ी बात है, आप अपने मुहावरे खुद इजाद करें। पर बेटी को मुहावरों या वाचालता का ओढ़ना बिछौना नहीं चाहिए। वो अपने और सिर्फ अपने फैसलों की बिना पर अकेले रहने जीने को तैयार है। ये कृष्णा सूक्ति है। वो अपने और सिर्फ अपने फैसलों पर, उनकी बिना पर अकेले रहने जीने को तैयार है। माँ पूछती है, एक बात सच सच कहना, क्या किसी ने तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें जाना है? जवाब नहीं मिलता, क्योंकि लड़की को ना अपने बचाव में कुछ कहना है, ना दूसरों से सीख लेना। वो चुप रहकर या नपा तला बोलकर माँ के हर सवाल का आधा पौना जवाब देती। माँ कहती तो है, लड़की किसी का साथ पाकर हंसती कुछ और हो उठती है, अंदर बाहर सब्जा उगने लगता है। पर ये भी कहने से नहीं कतराती, घर का खेल बराबरी का नहीं, ऊपर नीचे का है। घर का स्वामी कमाई से परिवार के लिए सुविधाएं जुटाता है, साथ ही अपनी ताकत कमाता है, बनाता है। इसी प्रभुताई के आगे गिरवी पड़ी रहती है बच्चों की माँ। इसी प्रभुताई के आगे गिरवी पड़ी रहती है बच्चों की माँ। सोचिए जरा, कितना बड़ा आत्मनिवेदन है ये। छल कपट रूढ़िवादी मुहावरों से दूर। यही असल मर्म की बात है कि माँ लड़की को चाहे जितनी सीख दे, उसे खूब समझती है और कहीं उससे रश्क भी करती। तभी दिल की बात कह जाती है, अनजाने, अनायास। न भी हो दुनियादारी वाली चौखट, तो भी तुम अपने आप में आप हो। तुम अपने आप में तो आप हो। लड़की अपने आप में आप होना परम है, श्रेष्ठ है। और वो कृष्णा सूक्ति थी। यूं ही बैठे बैठाए एक और मुहावरा इजाद हो गया, परंपरा को ठेंगा दिखलाता, नया नकोर अपना गढ़ा मुहावरा। इसीलिए ए लड़की एक सफल रचना है। इसी में ए लड़की की सफलता है। मौत के करीब पहुंचकर एक वयोवृद्ध स्त्री पुराना मुहावरा बोलने के बाद खुद अपना गढ़ा नया मुहावरा बोलने की हिम्मत रखती, ताकत रखती। उसकी उद्दाम जिजीविषा
उम्दा और नफीस खान पान तक महफूज नहीं है, वो अपने अनुभव को नया करने को भी तैयार है। मौत के करीब खड़ी है, फिर भी नया मुहावरा गढ़ने को तैयार है। दो ध्रुवों पर खड़ी माँ और बेटी एक दूसरे को समझ लेती हैं, क्योंकि दोनों जानती हैं कि मुहावरों का सच कवच भर है। असल सच तो कभी कभार औचक जबान से निकल जाया करता है। ये साझा अनुभव ए लड़की को कृष्णा सोप्ती की स्त्री भाषा की सफलतम अभिव्यक्ति बनाती है। यही वो तड़ेड़ खाई केतली है जिसकी फ्लॉबेयर बात करते हैं। इसमें इतनी गहरी पर अनदीखती हल्की सी, देखने में बड़ी हल्की बट बड़ी पर बड़ी गहरी तरेड़ है इस केतली में, इस भाषा में, जो कृष्णा सूक्ति ने इतनी जबरदस्त पकड़ के साथ आपके सामने रखी है। जब कृष्णा जी का इंतकाल हुआ तो इससे जो मैंने लेख लिखा था लड़की का पर, उसका अंग्रेजी रूपांतर साहित्य अकादमी की पत्रिका इंडियन लिटरेचर में छपा। उन्होंने मांगा तो मैंने दिया। तो अंग्रेजी में इसलिए छपा क्योंकि अंग्रेजी पत्रिका ने मांगा, हिंदी पत्रिका ने मांगा नहीं। कृष्णा जी के इंतकाल से पहले, उनके जाने से पहले, उनसे मेरी सिर्फ एक मुलाकात हुई, एक बार मुलाकात हुई 2015, 1 नवंबर 2015। जब उन दिनों आप जानते होंगे कि 2014 में ये पुरस्कार वापसी का एक आंदोलन चला था लेखकों के बीच। तो उसके बाद जो बदसलूकी सरकार कर रही थी लेखकों कलाकारों से के साथ, उसके खिलाफ एक प्रतिरोध नाम का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। वही मेरा कृष्ण जी से मिलना हुआ। शायद वही चित्र भी दिया है अर्पण कुमार ने अपनी, क्या कहना चाहिए, विज्ञापन में। तो वहां सबसे आगे व्हील चेयर पर, तब वो व्हील चेयर पर थी, सबसे आगे व्हील चेयर पर कृष्णा जी बैठी थी, पर उसी लगदग पोशाक में, बिल्कुल उसी तरह। तो उन्हें नमस्ते करके मैं जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया, बोली मेरे पास बैठिए। तो मैं उनकी कुर्सी की, उनके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। तब बहुत ही मार्मिक है ये मेरे लिए याद करना। मैं जब बैठ गई 2 मिनट हम चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी जगर मगर आवाज में कहा, घर से चली तो ख्याल आया शायद यहाँ मृदुला मिल जाए। मुझे, मेरा गला रुंध गया, मेरी आवाज रुंध गई। मैंने कहा मुझे बुला लिया होता, कभी भी कहती, मैं आ जाती, मैंने कहा। उन्होंने कहा नहीं, ये बेहतर है, हम अब पार्टनर हैं। वाकई हम पार्टनर थे, मैं समझती हूँ थे, और ये भी समझती हूँ कि ये एकदम वाजिब जगह है इस वक्तव्य को इतिश्री, इस वक्तव्य का की इतिश्री करने के लिए। और तो यादें हैं बस, और कृष्णा सोप्ती से हुई मुलाकातें हमेशा याद रहेंगी, हमेशा हमेशा याद। शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत आभार मृदुला जी। और आपने अभी जिस जगर मगर शब्द का प्रयोग किया, तो इस सचमुच जगर मगर गद्य के लिए बहुत ही आनंद आया। और मित्रों, किसी आख्यान की ही तरह रोचक, जीवंत और जीवन मात्र की ही तरह आड़े तिरछे, सहज, स्वाभाविक, मानवीय प्रसंगों से युक्त इस
वक्तव्य के लिए हम मृदुला गर्ग जी के सचमुच आभारी हैं। शुक्रिया, और शुक्रिया। इस वक्तव्य में जिस तरह से उन्होंने ए लड़की उपन्यास पर अपना विवेचन परक आलेख पढ़ा, वह भी उस कृति को समझने में और मां बेटी के अंतर्द्वंदों को उसकी परतों में घुसने में काफी सहायक है। निश्चय ही यह एक बहुत ही उपयोगी संवाद रहा और आप सभी मित्रों की प्रतिक्रियाएं यहां पर मिल रही हैं। कुछ एक के मैं नाम ले लूं जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं। टिप्पणियां तो कई सारी हैं, अगर कोई मित्र चाहे तो अपना सवाल भी रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह जिस तरह से मृदुला जी इस पूरे संबंध को और उतार चढ़ाव को रखती चली हैं और स्वयं को भी जिस आत्मपरक व्यंग के साथ लाती हैं, वह अद्भुत है। और जो व्यक्ति अगर स्वयं पर ही व्यंग कर रहा है, स्वयं को भी नहीं छोड़ता है, तो वह किसी को भी नहीं छोड़ सकता। यह हक तो उसे है ही। तो खैर, मैं उनके नाम ले लूं जो मित्रगण जुड़े हुए हैं। रश्मि रावत जी, शिखर त्रिपाठी जी, सुधा अरोड़ा जी, समीर मिश्रा जी, सपना सिंह, अशोक कुमार, चंद्रकला त्रिपाठी जी, मधु कांकरिया जी, महेंद्र रंगा, मीता दास जी, सोनम तोमर, पद्मा मिश्रा, सरिता कुमारी, सिनिवाली शर्मा, खेमकरण सोमन, संगीता जैतवार, मीनाधर द्विवेदी, रश्मि भारद्वाज, डॉक्टर गरिमा संजय दुबे, आलोक मिश्रा, वंदना वाजपेयी, पापोरी गोस्वामी, बबीता कुमारी झा, अभिषेक पांडे, निखिल मोरी, बीरबाला श्रोत्रिय, राजेश्वरी, कुमारी अनीता, अरुण सितांश, ऋतु माथुर, पूजा सिंह, ममता किरण और तमाम मित्रगण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जिन्होंने सबका अपनी बहुत टिप्पणियों बहुत शुक्रिया। आपने काफी तूफान आ रहा है बाहर, मालूम है। आप लोग सब आए, बहुत बहुत। मैं देख रही थी, मगर मैं बीच में, जब मैं बोल रही होती हूँ तो बीच में मैं किसी से वार्तालाप कर नहीं पाती, कुछ कमजोरी है मेरी, फिर मैं बोलती ही चली जाती हूँ अपनी राह में। और देखिए, मगर आप एक सबका सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक सवाल मधु कांकरिया जी का है, मृदुला जी। वे पूछ रही हैं, सोबती जी ने क्या कभी समकालीन लेखिकाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी? देखिए मधु, बात यह है कि कृष्णा सोबती ने कभी औरत मर्द में फर्क नहीं किया। मतलब वो लेखकों के अधिकारों के लिए लड़े, जरूर लड़े, और बाद में भी वो अपना जो भी उनका पैसा वगैरह था वो दे गई हैं रजा फाउंडेशन को, लेखकों के लिए। मगर लेखिकाओं को अलग करके नहीं देखा उन्होंने। बल्कि राजेंद्र यादव की शिकायत थी, वो मुझसे कहते थे, तुम हो, एक वो कृष्णा सोबती हैं जो हमेशा कहती हैं कि भाई मैं महिला लेखक नहीं हूं, मैं मात्र लेखक हूं। इसलिए वो अलग करके समकालीन लेखिकाओं के लिए लड़ाई भी नहीं लड़ी उन्होंने, बहुत ऊंचे ख्यालात भी नहीं रखे उनके लिए। वो अपने को बिल्कुल अलहदा मानती थी। दूसरों की किताबें वो पढ़ती जरूर थी, लेखिकाओं की भी पढ़ती थी। कुछ लेखिकाएं अपने को उनसे बहुत करीब बतलाती थी। मगर मैं नहीं मानती, मैं नहीं सोचती कि कृष्णा जी किसी भी लेखिका को अपने बराबर समझती थी। और ऐसा उनके मन में शायद कभी ख्याल भी नहीं आया होगा कि वो अपनी समकालीन लेखिकाओं के लिए कुछ करें, कभी नहीं आया होगा, क्योंकि वो उन्हें अलग करके देखती ही नहीं थी। जी, एक सवाल और है। वो पूछ रहे हैं शपथ बयानी जी, समाज में एक तरफ पुरुषों की आक्रामकता है यौनिक स्तर पर, तो दूसरी ओर यौन अतृप्ति के कारण कृष्णा सोबती की स्त्रियों की वाचालता, यह दोनों अति है। और इस अति पर आपत्ति की जगह बोल्डनेस और नई स्त्री का गर्व
कहां तक उचित है? पहले तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। पुरुष यौनिक रूप से आक्रामक होता है, उसको तो छोड़ दीजिए, होता होगा। सब पुरुष तो नहीं होते, मगर कुछ पुरुष होते हैं। मगर यौन अतृप्ति के कारण कृष्ण सूक्ति की स्त्रियां वाचाल नहीं है। जो जो स्त्रियां वाचाल हैं, जैसे इसमें लड़की में माँ है, या जिंदगी नामा में भी कोई औरतें हैं, वो जो जीवन जी रही हैं उसमें पुरुष भी अतृप्त रहते। वो सिर्फ यौनिक अतृप्ति नहीं है, जीवन में तो हजार हजार आपके साथ चीजें होती हैं जो आपको तृप्ति पाने से रोकती हैं। आपको तरह तरह के समझौते करने पड़ते हैं, और उन समझौतों से ऊपर उठने के लिए, ये बतलाने के लिए कि हमने समझौते की करके हम खुश हैं, वो वाचाल होती है। मगर इसको कौन बोल्डनेस बतलाता है, कौन साहस बतलाता है, मुझे नहीं मालूम। हिंदी में रिवाज है कि जैसे ही सेक्स का नाम लो वो बोल्ड हो जाता है। बोल्ड का मतलब साहसी होता है। अगर आप में साहस नहीं है तो आप लिखते क्यों? लिख ही नहीं सकते आप। बिना साहस के आप क्या लिखेंगे? साहस होगा तभी आप लिखेंगे, कुछ भी हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, यौनिक हो, कुछ भी हो, साहस के बिना आप नहीं लिख सकते। उसमें बोल्डनेस को, वो उसका हिंदीकरण ये हुआ है कि अगर सेक्स है तो बोल्ड है, अगर सेक्स के बारे में बात नहीं है तो बोल्ड नहीं है। इससे कुछ लेना देना नहीं है। यौनिकता कृष्ण सूक्ति के उपन्यासों में है। जैसे कुछ लोग जो, जिनमें मैं मानती हूँ कि जैनीन जी ने ये बात गलत कही थी, कुछ अति कर गए थे जैनीन जी, कि वो सेक्स का जश्न मनाती है। सेक्स का जश्न नहीं मनाती थी, वो जश्न होता था भाषा का, उत्सव का। हर चीज उत्सव की तरह ली जाती थी, और उसी में से उनकी भाषा आती थी। उसमें जब सेक्स की बात होती है, जैसे सूरजमुखी अंधेरे के, उसमें एक बलात्कार की बात हो रही है। बलात्कार से जो, बलात्कार इतनी एक जटिल चीज है, उसका कोई, आप उसको कुछ भी कहकर अलग नहीं कर सकते, या ये कि वो पुरुष आक्रामक हो गया, बस इतनी सी बात हो गई। उसकी पीछे क्या है? एक हीन भावना है पुरुष के भीतर, जो पनपती जाती है। वो नहीं चाहता कि स्त्री उसकी बराबरी करे। इसीलिए आजकल ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, क्योंकि जितनी स्त्री आगे बढ़ेगी, जितना वो पुरुष से स्पर्धा करेगी, उतना पुरुष आक्रामक होगा। और स्त्री भी यौनिक रूप से, उसकी भी उतनी ही लालसाएं होती हैं, ललक होती है, इच्छाएं होती हैं। और उसमें अतृप्त मित्रों अतृप्त थी अपने पति के साथ, ये एक स्त्री का वर्णन है। मगर उसके लिए तो किसी ने, मित्रों अतृप्त थी इसलिए साहसी नहीं थी, मित्रों साहसी थी और अतृप्त थी। जी। और फिर वो, इसीलिए ये सवाल उठता है कि उसको लौटा क्यों लाए कृष्णा जी। वहां पर उन्होंने एक समझौता किया, मुझे लगता है उन्होंने एक समझौता किया जब वो लौटा लाए मित्रों। अब वो समझौता परिवार से समझौता था, परंपरा से समझौता, और कहीं एक शक था मित्रों के भीतर कि वो जा तो रही है, मगर क्या प्रेमी के पास जाकर भी वो खुश रहेगी? क्या गारंटी है कि वहां पर तृप्ति मिलेगी? इसलिए वो लौट आई। अगर ये गारंटी हो कि भाई हाँ, प्रेमी के पास तृप्ति मिलेगी, तो हर औरत चली जाए। मगर ये गारंटी नहीं होती। मैं बात बता रही हूँ अपने बचपन में, मेरे पिताजी ने एक बार कहा था, अगर तुम ये इस आदमी से शादी करना चाहती हो, अगर तुम मुझे गारंटी दो कि तुम इसके साथ खुश रहोगी, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो वो गारंटी तो हम नहीं दे सकते थे ना, कैसे देंगे वो गारंटी? और उन्होंने ये भी कहा, मेरे पिता ने, कि ये तयशुदा शादी मैं तुम्हारी करवा दूंगा, बहुत ऊंचे खानदान में, बहुत रुपए पैसे वाले लड़के से, अगर मैं तुम्हें गारंटी दे पाऊं कि तुम खुश रहोगे। मगर वो गारंटी मैं नहीं दे सकता। इसलिए शादी ब्याह प्रेम के मामले में कोई गारंटी नहीं दे सकता। आप प्रेम करके भी विवाह करें, उत्कट प्रेम करके विवाह करें,
और पाएं कि जरा भी तृप्ति नहीं, यौनिक तृप्ति भी नहीं मिली, कोई गारंटी नहीं है। अगर एक दो बार, मैं बहुत बेबाक तरीके से बात कर रही हूँ, अगर एक दो बार यौनिक संबंध हुआ और लगा कि तृप्ति मिली है, तो वो ऑर्गेज्म है, विरेचन नहीं। आगे भी तृप्ति मिलती रहेगी, मानसिक, आत्मिक, सिर्फ दैहिक नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये तो बिल्कुल ही गलत प्रश्न था। मैं ये बिल्कुल गलत वक्तव्य मानती हूँ कि पुरुष आक्रामक है और ये और वो है, और स्त्री अतृप्त होकर अगर कोई बात करती है तो उसको साहस नहीं कहना चाहिए। अतृप्त पुरुष भी रहता है, स्त्री भी रहती है। पुरुष अपनी अतृप्ति में आक्रामक हो जाता है, स्त्री परिवार को बचाने के लिए वाचाल हो जाती है। जी, इसी बात को वो आगे पूछ भी रहे हैं, यही सज्जन, कि मित्रों की ही तरह अतृप्त पुरुष के लिए क्या कहना है, तो जिसकी आपने अभी बात की। मैं क्या कहूँ, पुरुष कह लेना खुद, जुबान नहीं रखता मुंह में। जो अतृप्त है पुरुष, वो अपने आप बतलाए ना। जी, पुरुष के मुंह में भी जबान होती है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, करता ही रहता है। वो तो आत्मकथा में भी व्यक्त कर देता है कि मैं अतृप्त रहा, इसलिए मैं दूसरी प्रेमिकाओं के पास गया। यही कहते हैं ना पुरुष। जी, एक जुमला है, मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं। महान लोग ये कहते हुए नजर आते हैं, मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं, इसलिए मैं दूसरी औरतों के पास जाता हूँ जो मुझे समझें। आप समझने लायक हैं क्या? चीज है आप समझने लायक? आप अपने को समझते हैं? अगर पुरुष अतृप्त है तो वो कहे अपनी कहानी, सिर्फ वो ना दे, एक्सक्यूज ना दे कि मैं दूसरी औरतों के पास इसलिए जाता हूँ क्योंकि तुमने मुझे अतृप्त रखा। ये भी दोष वो स्त्री के सिर मढ़ देता है। सारी अतृप्ति के दोष, अतृप्ति के कारण अपने अंदर होते हैं। स्त्री के लिए भी कहती हूँ, काफी हद तक आप तृप्त नहीं हैं तो आपका भी उसमें कसूर है। मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं कर रही, कभी लोग मुझसे नाराज हो जाएं। मार पीट ये सब वो अलग चीज है, मगर जो बिल्कुल बिना किसी हिंसा के आपसी ताल्लुकात में अगर तृप्ति नहीं होती तो वो दोनों की तरफ से कुछ कमी रह जाती है। जी, एक सवाल बबीता कुमारी झा जी का है। संभवतः यह कृष्णा सूक्ति जी के साहित्य के ही संदर्भ में बात कह रही हैं। नारी सशक्तिकरण उनके साहित्य में दिखाई पड़ता है या नहीं? बिल्कुल दिखाई पड़ता है। जो मैंने अभी इतना लंबा बोला लड़की के संदर्भ में, ये कृष्ण सूक्ति है। वो जो लड़की है वो पूरी तरह से अपने पर निर्भर है, अपने पर निर्भर रहती है, रहना चाहती है, अकेले रहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई उसको दिलासा दे या उसको सलाह दे, वो खुश है। तो इससे बड़ा सशक्तिकरण और क्या होगा? आप अपने में आप, वो कहती है ना माँ, तू अपने आप में आप है, दुनियादारी की जरूरत नहीं है। अपने आप में आप होना परम है, श्रेष्ठ है। इससे ज्यादा क्या कहेगा कोई? जी, एक क्रमिक विकास भी हम पाते हैं उनके स्त्री चरित्रों में। सोबती जी के यहाँ क्रमशः एक पूरा एक क्रमिक विकास भी दिखाई पड़ता है। असल सुधा में बात अरोड़ा ये जी होती भी। कि जैसे हाँ, अम्मू भी सशक्तिकरण की मिसाल है। जी, वो भी है, वो भी तो कहती है ना, अपनी बात जो स्पष्ट सारा कर देती है, अपना खुलासा कर दे जो औरत, वो तो बहुत बड़ा सशक्तिकरण है। जी, मित्रों से ज्यादा सशक्त है लड़की की लड़की और माँ दोनों। मित्रों का जो साहस है वो यौनिक है, मतलब उसमें एक तड़प है और वो सोचती है कि उसको यौनिक रूप से तृप्ति नहीं मिली और मिलनी चाहिए, और उसके लिए वो
करती है, काम भी करती है, कोशिश भी करती है, मगर उससे बड़ा सशक्तिकरण लड़की में है, दोनों का, माँ का भी और बेटी का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला जी, आप यहाँ पधारी और अपना वक्तव्य रखा और हमारे मित्रों के प्रश्नों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।